नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन सा पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हमारे मुद्दों की, ना कि किसी पार्टी की। आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो वैसे तो सियासत में अपोजिशन में है, पर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, जिन्होंने यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यथांश केसरवानी जी के साथ, जो आज हमारे पॉडकास्ट में उपलब्ध हैं। तो यथांश जी, धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट पे आज आए अपना कीमती समय निकाल के। आयुष जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आपके चैनल के माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक हमारे मुद्दे पहुँचे, हमारी बातें पहुँचे, इसके लिए आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रुचि तो देखिए बचपन से थी आयुष जी, और राजनीति में हमें आने की प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली। बचपन में पिताजी हमारे लोकल बॉडी कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी कॉरपोरेटर रहे, इलेक्टेड कॉरपोरेटर रहे। उन्होंने सदैव समाज को अपना परिवार समझा। समाज के लिए उनकी तत्परता, उनकी तन्मयता, जिस प्रकार से हम पिताजी ने सदैव आवाज़ के शोषित, पिछड़े, वंचितों की आवाज़ उठाई, उससे प्रेरणा मिली। और अपने पिताजी से प्रेरित होकर के बचपन से मुझे था कि मुझे राजनीति में आना है। फिर आज से एक दशक पूर्व मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बना। सन 2014 में मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया। उस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री, आज के समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एज अ यूथ लीडर उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पलरी काम किए। विजनरी लीडर के तौर पे उनको हम लोगों ने देखा। उनसे प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, और सदस्यता लेने के कुछ दिनों बाद मैं विधानसभा के सचिव का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करा समाजवादी पार्टी में। आज मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और इस सफ़र में मेरे जो नौजवान साथी थे उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, समर्थन मिला, खास तौर से शहर पश्चिमी की जनता का समर्थन मिला। तो मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा अपनी पश्चिमी की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिसने हर पग पे मुझे साथ दिया, सहयोग किया मेरा, और मुझे मजबूत किया। बहुत बहुत बढ़िया है यथांश जी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये जो पॉडकास्ट है वो किसी भी पार्टी या किसी भी आदमी को सपोर्ट या पोजीशन के लिए नहीं है। ये है कि सच को समझने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। टीवी पे, यूट्यूब पे जो आप आज तक देख के आ रहे हैं, क्या वो सच में रियलिटी वही है? क्या वही समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं? क्या वही जो हमारे नेता हैं वो हमें समाधान दे पा रहे हैं या नहीं? उसकी हम लोग आज बात करेंगे। तो यथार्थ जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो देश की सबसे बड़ी 3 मुसीबतें हैं, और मैं जानता हूँ कि जो इश्यूज हैं वो है महंगाई, रोजगार और भविष्य हमारा जी, ठीक है। तो एज अ पोजीशन लीडर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो आज की प्रेजेंट सरकार है जी, वो क्या कदम गलत उठा रही है, और अगर आपके पास ये जिम्मेदारी आपको मिले जी, तो आप इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि मुद्दों की बात, और जिस प्रकार से जिन समस्याओं का आपने 3 प्रमुख समस्याएं बताई, उसमें शिक्षा, बेरोजगारी और जिस प्रकार से सरकार की गलत नीतियां, तो इस पे मैं पहले बिंदु पे बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे देश की आबादी जो है उसमें 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, और आप कह सकते हो मोर देन 70% लोग। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमें किसानी जो हमारे देश की मूल व्यवसाय रहा है, जो हमारे ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, एग्रीकल्चर, और हमारे देश में बहुत सी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है जो कृषि योग्य है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और अगर हम अपने नौजवानों को कृषि से जोड़ते हैं या अन्य व्यवसायों से जोड़ते हैं, उनको एक बेहतर शिक्षा का विकल्प मिलता है उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिले में, उन्हीं के
प्रदेश में, तो बाहर शिक्षा के लिए उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक देश के इंफ्रा की बात है, देश में आज बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है, बेहतर हमें रोड की ज़रूरत है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसके अभाव में आज युवा अपने ग्रामीण जो उनका ग्राम सभा है, उनका ब्लॉक है, उनका जो एरिया है, उनको वो छोड़ करके देश और विदेश में जा करके बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है और शिक्षा हासिल कर ले रहे हैं, तो उनको बेरोजगारी जो सामना करना पड़ रहा है। देश में जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, महंगाई लगातार जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही बेहद चिंताजनक बातें हैं। और हमारा जो यूथ है, उनका भविष्य हमें जो अंधकार में दिख रहा है, उसका कारण ये है कि हमारे देश की जो सरकार है और प्रदेश की सरकार है, वो कह रही है कि हम छोटे उद्यमियों को सहयोग कर रहे हैं और सरकारी नौकरी जो पहले सरकारें उपलब्ध करा रही थी, उस पर जब जवाब देश और प्रदेश की सरकार से मांगा जा रहा है कि वैकेंसीज क्यों कम निकल रही है, क्यों पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्यों हमारा नौजवान जो है वो आत्महत्या करने पर बेबस और विवश हो जा रहा है, उस पर प्रदेश और देश की सरकार जवाब देने के जगह और ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना चाहिए आंकड़ों के साथ, जिसको डिनाई नहीं किया जा सके, पर देश और प्रदेश की सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। आज को डिवाइड एंड रूल का जो काम कर रही है देश और प्रदेश की सरकार, ये बेहद चिंताजनक है। जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो पार्टी का मेन हिस्सा है वो यूथ है जी, है ना? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत बड़ी ताकत है यूथ, नौजवान जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी उसी पीढ़ी से हूँ, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से दूर हो रहा है जी। दूर होने की कुछ वजहें हैं कि सही उन्हें राजनीति से नहीं मिल रहा, सही नेता नहीं मिल रहा, ये जो भी है। तो आप उन नौजवानों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में आए या पॉलिटिक्स को सपोर्ट करें? या आप देखिए जैसे इलेक्शन भी होता है तो बहुत सारा यूथ है वो अपने काम में बिजी और नहीं अपना, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि जिन्हें हम चाहते हैं वैसा नेता ही हम ना पा रहे हो। तो इसमें आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि नौजवान राजनीति से दूर होता जा रहा है, तो नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के रास्ते, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो निश्चित रूप से आप जो मेहनत करोगे, आप जो संकल्पित होकर के संकल्पबद्ध तरीके से आप समाज सेवा में जब आगे आओगे, अपने आसपास के लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आपको राजनीति में एक मौका मिलेगा। एक बेहतर विकल्प के तौर पे समाजवादी पार्टी है आज प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी समाजवादी पार्टी 24 के इलेक्शन में हमारे देवतुल्य जनता के सहयोग से तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपके पास उदाहरण के तौर पे कौशाम्बी के सांसद, जो कि देश के सबसे कम उम्र के नौजवान सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी, उसके बाद आपकी कैराना की सांसद आदरणीय इकरा हसन जी, ऐसे तमाम नौजवान हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा में भेजने का काम किया और वहां पर वो लोग अपने लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प है। आइए हमारे साथ चलिए, हम आपके बेहतर कल के लिए और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से आप अपनी आवाज़ को उठाओ तो पूरे देश और विश्व के लोग आपको सुने। आप जब अपने लोगों की आवाज़ उठाओ तो वो इतनी मजबूत हो कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार तक वो बातें जा सके। तो मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वो लोग भी राजनीति में आए और वी गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रेज आवर वॉइस एंड वी गॉट अ प्लेटफॉर्म। और लगातार हमें समाजवादी पार्टी प्रमोट करने का काम की और हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवान हैं जिनको आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रमोट किया और प्रमोट करने के साथ साथ उन्हें एक बेहतर नेता के रूप में स्थापित किया। बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपका ये जो मैसेज है ये बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल था। मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों को एक नया संदेश मिलेगा, एक नया मैसेज मिलेगा कि उन्हें राजनीति से जुड़ना चाहिए, ना कि दूर हटना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी जिक्र किया अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी से आप खुद हैं,
तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य हमारे चेहरे हैं अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी, उनके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें कि आप उनको कैसे देखते हैं। श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र के नाम से विख्यात हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और हमारे श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश के 3 बार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देश और प्रदेश की जनता की सेवा की। श्रद्धेय नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जब वो हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा करते थे तो वो ऊपर से जिलों की जो मिट्टी का रंग होता था उसे देख करके वो बता देते थे कि किस जिले की सीमा शुरू हो रही है। तो ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता हमारे श्रद्धेय नेताजी थे। श्रद्धेय नेताजी अध्यापक थे, अध्यापक के साथ साथ वो पहलवान भी थे। और आपको आयुष जी जान करके कि श्रद्धेय नेताजी का अखाड़े में चरखा दाव बड़ा फेमस था। और राजनीतिक अखाड़े में भी जब वो चरखा दाव चलते थे तो बड़े बड़े राजनेता जो अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा विद्वान समझते थे वो भी चारों खाने चित हो जाते थे। तो ऐसे श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और देश और दुनिया में श्रद्धेय नेताजी की कई बातों पर लोग विचार करते हैं। उनको सुनने के लिए हम लोग लाइनों में लगा करते थे, सभाओं में उनको जब हम लोग सुना करते थे तो हम लोग बड़ा धैर्य पूर्वक सुना करते थे कि देश के इतने बड़े नेता जो जमीन से जुड़े रहे, जिन्होंने अध्यापक के तौर पे अपने जीवन का एक अध्याय जो था वो अध्यापक के तौर पे था, एक पहलवान के तौर पे उनका जीवन यापन उन्होंने किया, उसके बाद एक नेता के रूप में और नेता के साथ साथ देश के सबसे बड़े नेताओं में जिनका नाम शामिल हुआ। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कई ऐतिहासिक और मानवीयपूर्ण कदम उठाया। मानवता से परिपूर्ण जो उनका एक कदम था वो ये था कि जब श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने तो श्रद्धेय नेताजी ने हमारे जो सैनिक भारत माँ के वीर सपूत जो वीर गति को प्राप्त होते थे, तो हमारे जो भारत माँ भारती के वीर सपूत थे उनका शव ससम्मान उनके घर आता है और जो सम्मान पूर्वक उनका अंतिम यात्रा निकलती है। इस अगर प्रावधान को किसी ने बनाने और लाने का काम किया तो वो श्रद्धेय नेताजी ने बतौर रक्षा मंत्री भारत के करने का काम किया। तो ऐसे मानवतापूर्ण कई कदम श्रद्धेय नेताजी ने उठाए। श्रद्धेय नेताजी जब यूपी में मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कई ऐसे गांव से गरीब किसान, महिला, नौजवान छात्रों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया, जो कि बहुत ही पिछड़े थे, बहुत ही दुखी और अपमानित थे। उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाया, उनको विधानसभा और लोकसभा का माननीय सदस्य बनाने का काम किया। तो हम श्रद्धेय नेताजी को आज उनकी स्मृतियां हम पे शेष है, तो श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करता हूं। और जहां तक बात रही हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उन्होंने इंजीनियरिंग विदेश से की, उसके बाद वो भारत आए और जब भारत आए तो उन्होंने एक सपने को साकार करने के लिए वो राजनीति में आए कि हमें विदेश के तर्ज पे अपने उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, हमें नौजवानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, हमें प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, हमें नौजवानों को शिक्षित करना है, हमें महिलाओं को सशक्त करना है। इस सपने को लेकर के हमारे नेता आए और लगातार उन्होंने जो अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया वो हमारे आपके सामने है। एंड ऑल दोस वर्क्स आर exemplary and I and you know it very better that no other leader is there as much visionary as Akhilesh Yadav. And especially when we talk about Uttar Pradesh, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई लीडर कि उन्होंने इतना शानदार और एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया आयुष जी, कि चाहे 1090 हो जो विमेन हेल्पलाइन नंबर था, चाहे 108 एम्बुलेंस उन्होंने व्यवस्था की, चाहे आपका डायल 100 हो, चाहे आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्रेसवे है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे सुखोई जैसा विमान उतारा
उस रोड का इंफ्रा इतना अच्छा है, जहां सुखोई जैसा विमान, हमारे भारत सरकार है उन्होंने सुखोई जैसा विमान उतारा उस एक्सप्रेसवे पे, और तमाम ऐसे काम हमारे नेता ने किया, जैसे 18 लाख लैपटॉप वितरण हो छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए। 18 लाख लैपटॉप उन्होंने दिया, विधवा पेंशन दिया, कन्या विद्याधन दिया, और जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और लखनऊ में जो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है आज जहां हम एक तरफ चिंतित हैं कि हमारा AQI जो है वो लगातार AQI बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये चिंताजनक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता ने जो एग्जाम्पलरी वर्क किया, दैट इज अनबीटेबल, एंड आई एम थैंकफुल टू माई लीडर दैट ही हैज डन सच एन एग्जाम्पलरी वर्क फॉर द पीपल ऑफ UP, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। वी आर अबाउट टू एंटर इन 2027 असेंबली इलेक्शंस, एंड हमारी तैयारियां हैं पूरी, और हम अपने नेता के काम को लेकर के, अपने नेता के चेहरे को लेकर के फिर से जनता के बीच आएंगे। यथान जी, आपकी बातों से ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका विजन बहुत क्लियर है जी। बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, अगर आपकी जो बातें हैं वो सारी सच हो जाए तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है हमारे नौजवानों के लिए। अभी आपने बताया कि 2027 में आपकी पूरी तैयारी है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शहर पश्चिमी, जहां से आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से आपकी तैयारी कैसी है? देखिए आयुष जी, शहर पश्चिमी हमारी कर्म भूमि है, शहर पश्चिमी हमारी जन्मभूमि है, और जब हम लोग राजनीति में प्रवेश किए तो एक संकल्प के साथ प्रवेश किए, और वो संकल्प ये था कि अपने लोगों की आवाज़ को बहुत बुलंदी से उठाना है, अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है, और विधानसभा तक का सफ़र तय करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, और ख़ास तौर से जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, शहर पश्चिमी की जनता जो मुझे सुन रही है, कि आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। लाख मुश्किलें आती हैं सफ़र में, हिम्मत बढ़ता है, और हर रोज हम लोग और सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। राजनीतिक जीवन में आयुष जी, शहर पश्चिमी की जनता जो है वो हमारे लिए परिवार है, और परिवार के बीच में जब हम लोग जाते हैं, और परिवार के बड़े बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे छात्र छात्राएं जो हैं, उनका जब हमें प्यार समर्थन मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनकी दुआएं और उनकी प्रार्थनाएं जब हमारे पक्ष में होती है तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। और मैं अपनी पश्चिमी की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हरदम इस बच्चे का, इस बेटे का साथ दिया। और मैं पश्चिमी के लोगों के बीच में जब भी जाता हूं आयुष जी, आपको बता रहा हूं, मैं उनके बीच में कहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा, मैं भी आपका अपना हूं। तो मैं उनका अपना हूं और उनके लिए मैं समर्पित रहता हूं, आगे भी समर्पित रहूंगा, और हर एक संघर्ष को बाध्य हूँ, संकल्पित हूँ। उनका ये बेटा, उनका ये भाई, उनके हर संघर्ष में उनके साथ है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो हर पल पश्चिमी की जनता ने हमें सराखों बैठाया है। बहुत बहुत खूब। आप सब देख सकते हैं कि शहर पश्चिमी से जो यथान जी को प्यार मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्यार मिलता रहेगा, और 2027 में समाजवादी पार्टी को ये जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। यथान जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि शहर इलाहाबाद प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, इसके बावजूद आपके सिर्फ 3 विधायक क्यों? आयुष जी, अगर मैं बात करूं इलाहाबाद ज़िले की विशेष तौर पर, तो हमारे इलाहाबाद में 12 विधानसभाएं हैं। अगर आपको मैं भौगोलिक स्थिति समझाऊं तो इलाहाबाद हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड है, गंगा पार, यमुना पार और इलाहाबाद शहर। इलाहाबाद शहर में 3 विधानसभाएं हमारी, यमुना पार और गंगा पार में 9 विधानसभाएं हैं, जहां पे हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने नेता के विचारों को लेकर के, हमारी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, और हमारे नेता ने जो अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया जिससे जनता लाभान्वित हुई, उन कामों को लेकर के जा रहे हैं, उनके विचारों को लेकर के जा रहे हैं। हमें सफलता मिली है आयुष जी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इलाहाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आदरणीय उज्जवल रमन सिंह जी, लोकसभा के माननीय सदस्य
निर्वाचित हुए इलाहाबाद लोकसभा से, और फूलपुर में हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीतने में विफल रहे, पर जनता का हमें बहुत भरपूर सहयोग मिला, जहां पे मात्र हम 3800 की मार्जिन से चुनाव में विफल रहे। और अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता तो हम फूलपुर में भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी लोकसभा के माननीय सदस्य होते। तो लोकसभा में हमें सफलता मिली और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2027 के चुनाव में इलाहाबाद की 12 विधानसभा, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, फूलपुर, फाफामाऊ, प्रतापपुर, सोराव, कुराव, करछना, बारा, मेजा, हंडिया, 12 विधानसभा में समाजवादी परचम लहराने का हम समाजवादी लोग काम करेंगे और अपने नेता के चेहरे पर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से हमें जनता का समर्थन, प्यार और सहयोग मिलेगा। यथान जी, आपकी बातों से ये तो पूरा क्लियर है कि आपके जो विजन है और आपके जो अध्यक्ष जी का विजन है, उससे अगली बार मेरे ख्याल से 3 की जगह 12 सीटें आपके पास होंगी। पर मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो अध्यक्ष जी का एक नारा है, अवधारणा है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके बारे में आप हमें थोड़ा जनता को हमारे समझाइए कि ये पीडीए है क्या? देखिए आयुष जी, पीडीए समाज का हर वो व्यक्ति है जो पिछड़ा है, दुखी है, अपमानित है। और जैसा कि आपने पीडीए का अर्थ समझाया कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि समाज के बहुसंख्यक आबादी को ये कनेक्ट करता है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार समाज में खाई पैदा करने का काम कर रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस प्रकार से हमारे समाज के जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो अपमानित लोग हैं, उनका साथ और सहयोग लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 2024 के हराए हैं और 2027 के चुनाव में इसी पीडीए को साथ लेकर के हम जनता के साथ सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि पीडीए का जो असली अर्थ है वो यथान जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। यथान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के आइडियल और आप सबके आइडियल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, उनका क्या विजन था? क्या उस विजन पे आप लोग काम कर पा रहे हैं, या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी इस दुनिया के लिए? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो क्या उनका विजन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का विजन था समता मूलक समाज का, समानता का, बराबरी का, और समाज के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल सके, बराबरी मिल सके। उन्होंने एक नारा दिया था कि राष्ट्रपति हो या हो चपरासी की औलाद, सबको शिक्षा एक समान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर हम, हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चलने के लिए संकल्पित हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो विजन था, जो उनका विचार था, उनसे हम सबको आज भी ताकत मिलती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। तो लगातार अगर आपको अपने मुद्दों को लेकर के लड़ना है तो सड़क से लेकर सदन तक आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, तो हम 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं हम समाजवादी लोग, इसीलिए सड़कों पे आपको दिखते हैं, हर मुद्दों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष करते हैं, सदनों में संघर्ष करते हैं। ये बात ठीक है कि आज देश की मीडिया हमें नहीं दिखाती है, हमारी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाती है, क्योंकि मीडिया पर भी आज की डेट में उद्योगपतियों का कब्जा है और सारे उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी के अघोषित मेंबर हैं। तो आज की डेट में मीडिया हाउसेस से हमें सबसे ज़्यादा शिकायत है कि हम उनके विचारों पर चल रहे हैं, हम उनकी बातों को कहते हैं, हम लोहिया जी को अपना आदर्श मानते हैं, पर हमारे संघर्ष को, हमारी बातों को मीडिया आम जन तक नहीं पहुंचाती है। तो यथान जी, जैसा कि अभी मीडिया पे तो हम अभी बात करेंगे, पर उससे पहले मेरे पास एक सवाल है। तो आपकी पार्टी पर अक्सर ये सवाल उठता है कि आपकी पार्टी महिला विरोधी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आयुष जी, ये कहना आप कह रहे हो कि आरोप लगता है। आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? ऑपोजिशन, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। सत्ता में बैठे लोग जो हैं ये लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
कि अगर विशेष तौर पर मैं बात करूं तो इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार हमारी महिला सांसदों को इनके आघोषित संगठन के लोग और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार हमारी महिला सांसदों तक का अपमान करते आ रहे हैं। आदरणीय हमारी कैराना की लोकप्रिय सांसद आदरणीय इकरा हसन जी को लगातार अपमानित करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदरणीय डिंपल जी को अपमानित करवाने का काम किया। आप जैसा कि जानते होंगे कि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने चंबल की बेटी, अन्याय के खिलाफ न्याय की प्रतीक और जो निषाद समाज की बेटी है स्वर्गीय फूलन देवी जी को देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में भेज करके उनकी जो अनटोल्ड स्टोरी थी, जो उनके साथ अन्याय हुआ था, हमारे प्रदेश की एक बेटी जो कि पिछड़े और दलित समाज से आती है, उसके साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ, किस प्रकार से उनका शोषण हुआ, उनकी आवाज को बल मिल सके, इसलिए उस बेटी को हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम स्वर्गीय फूलन देवी जी को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। और आप वर्तमान परिवेश में देखोगे तो देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे युवा जो सांसद हैं प्रिया सरोज जी, जो कि मछली शहर की सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2024 में लोकसभा पहुंचने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो अगर हमारी पार्टी पे वो लोग आरोप लगाएंगे जो लगातार स्वयं महिला सांसदों तक का अपमान किए, इसलिए कि वो महिला है, इसलिए कि वो पिछड़े और दलित समाज से आती हैं, इस अपमान का जवाब आगामी 2027 के चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। मुझे आपकी बातों से ये तो समझ आ गया कि 2027 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है जी। अभी आपने एक मुद्दा उठाया था पॉलिटिक्स और मीडिया के बारे में जी। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में क्या मीडिया और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है? देखिए, मीडिया के बारे में, क्योंकि आज की डेट में मीडिया ने जो एक फेथ था जनता के बीच में उसे खो दिया है। मीडिया हाउसेस जो है पहले खबरें छपती थी, फिर अखबार बिका करते थे, अब पहले खबरें बिकती हैं तब छपती है। तो तब में और अब में ये अंतर हो गया है कि मीडिया हाउसेस को जहां से जितना बड़ा फंड मिल रहा है, जो सरकार जितना ज़्यादा फंड दे रही है, उस सरकार की उतनी ज़्यादा वाहवाही करने का काम मीडिया हाउस कर रहा है। और इन पे अगर फंड की बात करें तो आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आघोषित मेंबर हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक काला कानून बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना खजाना भरने का काम कर रही है। देश के सारे जिलों में लगभग सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके वहां पे अपना कार्यालय बनाने का काम किया। इतना कहां से भारतीय जनता पार्टी पे पैसे आ रहे हैं कि वो हर जिले में अपना बहुमंजिला इमारतें खड़े करके अपना कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो आघोषित मेंबर हैं, जो उद्योगपति हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं कार्यालय बनाने में, मीडिया हाउसेस को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में न्यूज दिखाने पे। और हमारी शिकायत मीडिया हाउसेस से इसलिए है कि देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। अगर मीडिया सच नहीं दिखाएगी, मीडिया हमारी बातों को नहीं उठाएगी, मीडिया ये नहीं बताएगी कि हम आम जन के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, या जो भी विपक्षी पार्टियां अपने प्रदेश में या देश की जो विपक्षी प्रमुख विपक्षी दल हैं, अगर वो लोग, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं आम जन के मुद्दों को लेकर के, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के, तो मीडिया हाउसेस को उसे दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र में गड़बड़ी कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से
इलेक्शन ऑफिसर जो था वो कैमरे के नीचे बैठ करके जिसने वोट चोरी की मेयर के इलेक्शन में, वो कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में दोबारा से डिसीजन को पलटते हुए वहां से ओपोजिशन का मेयर बना दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जहां पे ये साफ साफ हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आम जनता है उसके लिए कितनी डेंजरस है या कितनी पॉजिटिव है मीडिया? देखिए, डेंजरस इस वे पे है कि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप अपनी अवधारणा, अपनी विचार, अपनी मानसिकता उसको देख करके आप बनाते हो। अगर आपको विपक्ष का चेहरे के रूप में कोई नेता को आपको दिखाया ही नहीं जाएगा, उनकी बातों को आप तक पहुंचाया ही नहीं जाएगा, या अगर विपक्ष की आइडियोलॉजी क्या है, विपक्ष आपसे चुनावी वादे क्या कर रहा है, विपक्ष अपने वादों को कितना पूर्व में पूर्ण किया, अगर वो सारी बातें मीडिया जनता तक नहीं पहुंचाएगी। वो बात ठीक है कि आज की डेट में स्वतंत्र यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, कई ऐसे आप जैसे हमारे भाई हैं जो लगातार अपनी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ओपोजिशंस के लीडर को, हमारे जैसे नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बातों को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक रखें। तो अब जो जागरूक लोग हैं वो तो न्यूज़ चैनल्स पे विश्वास करना, मैं सच बताऊं आयुष जी, बंद कर दिए हैं। अब वो लोग न्यूज़ चैनल्स ना देख करके ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, ऐसे यूट्यूब पे पेजेस हैं जो स्वतंत्र हैं, जिन पे सरकारी कोई भी दबाव नहीं पड़ पा रहा है, ऐसे लोगों को सुनने में, और जहां पे विपक्ष को भी बराबर से मौका दिया जा रहा है, बराबरी से मौका दिया जा रहा है, ऐसे चैनल्स को वो सब्सक्राइब कर रखे हैं। और ऐसे स्वतंत्र जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से वो नेताओं को और विपक्षी दल के भी नेताओं को, उनकी बातों को भी सुनने का काम कर रहे हैं। यथांश जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अक्सर ये आरोप आपकी पार्टी पे लगता है कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आप कोई सॉल्यूशन नहीं देते। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए आयुष जी, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं हम। विपक्ष होने का हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में हमें जनता ने स्थापित किया। जनता के साथ सहयोग से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी है। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकार की गलत नीतियां हैं या सरकार किसी प्रकार से हमारे लोगों का हक अधिकार छीनने की साजिश रचती है, तो हम समाजवादी लोग उसका पुरजोर विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और फिर मैं कहूँगा, डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको आज पावर मिले तो ऐसा कौन सा पहला स्टेप होगा जो आप प्रदेश के लिए, देश के लिए उठाना चाहेंगे? अगर हमारे लोगों के माध्यम से हमें 2027 में सरकार में आने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले जो सरकारी दफ्तरों में, जो सरकारी विभागों में जिस तरीके से घूसखोरी चरम पर है, जिस तरीके से लोगों का हक अधिकार उनसे छीना जा रहा है, आप थानों पर जाओगे तो आपके मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम सरकारी विभागों में आम जनमानस की सुनवाई हो सके इसको सुनिश्चित करेंगे, और हम सबसे पहला काम करेंगे कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसको सुनिश्चित करेंगे। तो यथांश जी, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, अक्सर मीडिया में हम लोग ने पढ़ा है, सुना है कि आजकल जो हमारी वर्तमान में जो हमारी सरकार है बीजेपी, इनके द्वारा जो बुलडोजर वाली जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत तेजी से की जा रही है। और उसमें आपके पार्टी का एक नाम जो हमेशा आता है सबसे पहले, वो है आजम खान। उस बारे में आपका क्या कहना है? उनके ऊपर इतने आरोप क्यों? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई की और जो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करने का काम किया है, ये लोकतंत्र में इस परंपरा की कहीं कोई जगह नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई की निंदा की है, इस कार्रवाई पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। और रही बात आदरणीय आजम खान साहब की, तो आदरणीय आजम खान साहब प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, और आदरणीय आजम खान साहब न्याय के प्रहरी के रूप में, उन्होंने शिक्षा के प्रहरी के रूप में, न्याय के प्रहरी के रूप में सदैव आवाज उठाने का काम किया। और आदरणीय आजम खान साहब
देश की सदन में जब खड़े होकर के बोलते थे तो देश ही नहीं विदेश तक लोग उनको सुनने का काम करते थे। ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को खटक रही थी, इसलिए एक अधिकारी के इशारे पे बैठ करके उनके ऊपर आधे आधे घंटे के ड्यूरेशन पर लगातार मुकदमे लिखे गए। बकरी चोरी और भैंस चोरी जैसे छोटे और झूठे मुकदमे लिखे गए इतने बड़े देश के नेता के ऊपर, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं आपको आयुष जी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो मुखिया हैं अजय सिंह बिष्ट जी, इनको हम लोगों ने देश की सदन में रोते देखा है और किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए रोते देखा है। और मैं आजम खान साहब के लिए कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा है या रण छोड़ के भागे हैं। तो आदरणीय आजम खान साहब ने रण छोड़ करके कभी भागने का फैसला नहीं किया, वो सदैव डटे रहे। ईमान वाले व्यक्ति हैं, अपने ईमान पे डटे हुए हैं और हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और कोई हुक्मरान उनको झुका सकता है, उनको डिगा सकता है। वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और आदरणीय आजम खान साहब को हम सब नेता मानते हैं। हमारे जैसे देश और प्रदेश के लाखों नौजवान उनको नेता मानते हैं। वो प्रदेश के लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे, कई बार प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत में से एक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, बुलडोजर की जो कार्रवाई कर रही है, ये संविधान को कुचलने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय आजम खान साहब ने रामपुर में जौहर अली विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जो कि एक ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। उस पर इन्होंने, इनकी गलत नियत थी, इनकी गलत नजर थी, उस पर भी इन्होंने बुलडोजर चलाया। और जब बुलडोजर चलाया तो इलाहाबाद की इन्हीं सड़कों पर हम लोगों ने उतर के संघर्ष किया, सड़कों को लाल रंग से अपने रंगने का काम किया और हम लोगों पे आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लिख करके हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया। पर आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं कि लड़े हैं इनसे कदम कदम पर, लड़ेंगे इनसे कदम कदम पर, और जगह है कितनी जेल में इनके, देखा है और देखेंगे। तो कल भी इनसे लड़े थे, आगे भी इनसे लड़ेंगे और हम समाजवादी संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते हैं आयुष जी। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, मगर मेरे आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं आयुष जी, हम लोग लड़ेंगे, लड़ते आए हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत खूब, आज आपसे बात करके तो बहुत मज़ा आ रही है। मैं पर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सवाल है मेरे मन में कि आपकी पार्टी के जो मेन मुखिया थे, जो संस्थापक अध्यक्ष थे मुलायम सिंह जी, क्या आपको कभी उनसे मिलने का अवसर मिला या कैसे कभी आपसे मुलाकात हुई? देखिए आयुष जी, श्रद्धेय नेताजी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं और हमको श्रद्धेय नेताजी को हम लोग दूर से सुनने का हम लोग काम करते थे। जब श्रद्धेय नेताजी राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर कभी विचारों को रखते थे तो हम लोग उनकी सभाओं में नीचे खड़े होकर के हम लोग उनको सुनते थे। हम लोग श्रद्धेय नेताजी को पढ़ते थे और श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के बीच में जीवंत रूप से जब हम लोगों के बीच में थे श्रद्धेय नेताजी, तो 2018 में श्रद्धेय नेताजी से हमको मिलने का, उनके आवास पर अवसर मिला। और मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन
देश में किसान आंदोलनरत थे, उसमें हम लोगों ने किसानों के समस्याओं को लेकर के किसान के पक्ष में हम लोग जब सड़कों पर उतरे तो हम लोगों पे कई गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिख करके हम लोगों को जेल भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों को बोला कि हर संघर्ष में हमारे नेता हम लोगों के साथ हैं, पार्टी साथ है। हम लोगों से मिलने पार्टी का एक डेलीगेशन आया, जहां हम लोगों ने बताया डेलीगेशन से कि किस प्रकार से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जेल प्रशासन के द्वारा, किस प्रकार से हम लोगों को यातनाएं मिल रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके बाद श्रद्धेय नेताजी से हम लोग मिलने लखनऊ गए। श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया था कि हम लोग श्रद्धेय नेताजी से मिल करके अपनी पीड़ा को बता सकें। और जब मैं आज आपके सामने बता रहा हूं तो आयुष जी मैं भावुक हूं, क्योंकि आज श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। श्रद्धेय नेताजी उस समय जीवंत रूप से हम लोगों के बीच में थे। श्रद्धेय नेताजी ने अपने आवास पे बुलाया, हमसे पूछा कि आप में से ग्रुप का लीडर कौन है। मैंने बताया कि नेताजी मैं। तो मुझसे मेरा नाम पूछा, मुझसे पूछा कि क्या करते हो, मैंने शिक्षा कहाँ तक हासिल की है। मैंने बताया कि श्रद्धेय नेताजी मैं वकालत कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। तो उन्होंने कहा लोहिया जी को पढ़ा करो, समाजवाद को पढ़ो, समाजवाद को जानो। मैंने कहा आपको भी पढ़ा है, लोहिया जी को भी पढ़ते हैं, और श्रद्धेय नेताजी आपके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्रद्धेय नेताजी ने बुला करके अपने बगल बैठाया, आशीर्वाद दिया, उनके साथ मेरी तस्वीर भी हुई। और आज भी वो जो नेताजी ने हम लोगों को सीख दी वो आज भी हम लोगों के बीच में हमारे दिल में जिंदा है। श्रद्धेय नेताजी के विचार जिंदा थे, हैं, हमेशा रहेंगे जी। सदियों ऐसा जो नेता है वो सदियों में एक बार आयुष जी पैदा होता है, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम श्रद्धेय नेताजी को देखे, सुने। उन्होंने अपने हाथों से हमें आशीर्वाद दिया और उनको सुनने, उनके विचारों को सुनने का हमें मौका मिला। बहुत खूब आप मिले उनसे, आपने उनकी बातों को समझा, आपने अपनी बातें समझाई, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि आप पिछले 10 साल से राजनीति में, 11 साल हो गया है, मतलब 10 साल से अधिक आप कह सकते हो, 10 साल से अधिक से आप हो, या 1 दशक से ज्यादा हो गया। आपने ये भी बताया कि आपके बहुत सारी पीड़ा उठाई, आपने बहुत सारे संघर्ष किए, तो आपने क्या किया अपने प्रदेश ले, अपने शहर ले, अपने पिछले 10 साल का काम कुछ हमारे दर्शकों को? जी आयुष जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 दशक से ऊपर हमें राजनीति और सामाजिक सेवाओं में सक्रिय हुए हो गया है। और पिछले 1 दशक में मैं अगर प्रमुखता से कुछ काम बताऊं तो वो ये था कि समाज को सेवा, समर्पण, त्याग का संदेश देने के लिए हम लोगों ने कई बार ब्लड डोनेशन कैंप का इनिशिएटिव उठाया, और कई बार हम लोगों ने रक्तदान शिविर की लगाई, जहाँ पे हम लोगों ने रक्तदान किया और समाज को यह संदेश दिया कि समाज के सेवा के लिए हम लोग समर्पित हैं, हम लोग हर त्याग के लिए समर्पित हैं, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी ये जो सेवाएं हैं वो पहुंच सके। इसलिए हमने रक्तदान शिविर 4 बार आयोजित किया, जहां पर सैकड़ों की संख्या पे नौजवानों ने आकर के ब्लड डोनेट किया, जिससे हमने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। वहीं दूसरी ओर हम लोग छात्र संघ आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, छात्र संघ को बहाल करवाने के लिए। वहीं इलाहाबाद में जब कभी हम लोगों को मौका मिला सरकार की गलत नीतियों का, गलत फैसलों का विरोध करने के लिए, हम लोगों ने सड़क पर उतर करके संघर्ष किया। हम पे मुकदमे भी लिखे गए, जेल भी भेजे गए, पर हम लोग कभी डटे नहीं, हारे नहीं, हम लोग कभी डरे नहीं, हम लोग हरदम डट करके सामना किए और आगे भी करने का हम लोग संकल्प उठाए हैं। और इस संघर्ष को जिस भी रूप में हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोग करने को तैयार हैं। और
पार्टी के लिए हमारे लोगों तक कैसे हमारी पार्टी की विचारधारा पहुंच सके, उसके लिए हम लोगों ने कई इनिशिएटिव्स उठाए। हम लोगों ने 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली, हम लोगों ने कई सामाजिक रूप से कार्यक्रम किए, हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया, हम लोगों ने कंबल वितरण के कई बार कार्यक्रम किए, हम लोगों ने भंडारे आयोजित किए, कम्युनिटी फीस्ट जहाँ पे हम लोगों ने हजार लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई। हम लोग गरीब असहाय बच्चों के बीच में जा कर के शिक्षा सामग्री का वितरण किए। हम लोगों ने जहाँ पे व्यापारियों के हक हकूक की बात थी, जहाँ रोड चौड़ीकरण में व्यापारियों की दुकानों प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही थी, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत रहे, डीएम के यहाँ गए और तमाम अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके कार्यालयों पे जा करके हम लोग बैठे। और हर रोज आयुष जी, मैं आपको बताऊं, हर रोज हम लोग जन समस्याओं को लेकर के अपने कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुनते हैं। उनकी समस्याओं का हम लोग कैसे उनकी समस्या हल कर सकें, उसके लिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी करते हैं। और जब अधिकारियों का जो हमें जवाब होता है, अगर वो संतोषजनक नहीं लगता है तो उसको लेकर के हम लोग उस प्रशासनिक अधिकारी से मिलते भी हैं। और अगर हमें उस न्याय की लड़ाई में उस पीड़ित का साथ देने के लिए आंदोलन पे बैठना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। और इन 10 सालों में मैं आपको बताऊं कि हर उस व्यक्ति तक जहां पे उनके सुख दुख में हमें पहुंचना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक हम कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला करके हम उनके साथ चलने का भी काम किए हैं। धूप में भी, सर्दियों में भी, बरसात में भी, हर मौसम चलने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद यथांश जी, जो आपने हमारे शहर के लिए, और मैं भी इसी शहर से, इसी एरिया से हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि आपने क्या क्या काम किए। बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं अब एक लास्ट मैसेज जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरी ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स है या एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन हैं जी, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए आयुष जी, जो नौजवान हैं, नौजवानों के दम पर हम लोगों ने सदैव सरकार से भी लड़ने का काम किया, सरकार से टकराने का काम किया। और मैं आपको बताऊं कि हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकार से जवाब मांग सके, पावर से टकरा सके। तो ये अगर हम लोग इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ पाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपने उन नौजवान साथियों का, उन युवा साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सदैव हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। जहां तक रही बात व्यापारी समाज की, तो व्यापारी समाज से मैं स्वयं आता हूं, व्यापारियों की पीड़ा को भली भांति समझता हूं, व्यापारी का बेटा हूं। और मैं समझता हूं कि व्यापार में जिस प्रकार से व्यक्ति अनुशासित होकर के व्यापार करता है, जिस प्रकार से व्यापार करता है अनुशासित होकर के, जिस तरीके से सौम्य रहता है, सरल रहता है और हर किसी ग्राहक से मिलनसार रहता है आयुष जी, उसी प्रकार से हम लोग राजनीति में भी उसको अपने नेचर में लाए और हम लोग भी मिलनसार हुए, सौम्य हुए, सरल हुए और हम लोग भी अनुशासित होकर के राजनीति कर रहे हैं। और अपने मैं व्यापारी भाइयों से विशेष रूप से कहूँगा कि उनकी आवाज़ बन करके, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के, कदम से कदम मिला के उनका ये भाई, उनका ये बेटा चलने का काम करेगा। यथांश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। पर जाने से पहले छोटा सा रैपिड फायर। यथांश जी मैं चाहूंगा कि आप छोटे छोटे आंसरों में एक छोटे से रैपिड फायर को जवाब दें। नरेंद्र मोदी, तानाशाह, अमित शाह, जुमलेबाज, राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, अखिलेश यादव जी, विजनरी लीडर, मायावती जी, दलितों की सबसे बड़ी नेता, पॉलिटिक्स, पावर, सत्ता, अपोजिशन, मिरर, आपका पर्सनल मोटो, टू बी अ गेम चेंजर। बहुत आपने बहुत ही बखूबी आपने जवाब दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इस पॉडकास्ट को यहीं पे अंत करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें जो टीवी से और जो न्यूज़पेपर से जो खबर मिलती है उसके अलावा आज उन्हें कुछ नई ग्राउंड रियलिटी प्राप्त हुई होगी। तो धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा आयुष जी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख सकूं, अपने विचारों को रख सकूं, अपने संघर्ष को रख सकूं।
पार्टी की नीतियों को, रीतियों को रख सकूं और हमारे नेता ने जो काम किया उनको रख सकूं। तो इन सब बातों को रखने के लिए आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं आपका विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। और आपके व्यूअर्स से मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि हमारी इस आवाज़ को और मजबूती दीजिएगा। आपके व्यूअर्स साथ अगर हमारा दिए तो हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत होगी। मैं आपका बहुत धन्यवाद, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।